Hello friends, welcome to my YouTube channel Civil Info with Raj. So today we are covering some important questions for the interview. If any mid-level or starting level engineer, civil engineer is going for the interview, so which type of questions he has to face, today we will discuss about that. सो आज हम उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चंस को बताने से पहले सबसे पहले तीन चीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंटरव्यू के तीन फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। स्टार्टिंग फेज को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन फेज, सेकेंड फेज टेक्निकल फेज एंड थर्ड डिस्कशन फेज। ऑब्जर्वेशन फेज में जब भी आप किसी इंटरव्यूअर के सामने जाते हो वो आपको ऑब्जर्व करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है, एंड देन द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर लिसनिंग, द वे यू आर गिविंग द आंसर, आप किस तरीके से उसको आंसर दे रहे हैं स्टार्टिंग में, वो सब होता है। इसमें इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछता है, इससे पहले आपने जॉब कहाँ पर करी, आपने किस टाइप का काम पहले किया हुआ है, किस टाइप की जॉब आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो, या फिर वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूछ लेगा कि आपका क्या रोल था एंड वट एवर। सो उसके बाद एजुकेशन के बारे में पूछेगा एंड वट एवर यू आर पुटिंग इन द CV, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने जो CV में लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें लिखी हुई है। तो पहले फेज में यही सब होने वाला है। सेकेंड फेज में टोटली टेक्निकल क्वेश्चंस जनरली बहुत सारे इंटरव्यूअर लेते हैं, बहुत सारे नहीं लेते हैं, बट जहाँ लोग लेंगे मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस आज मैं यहाँ पे राइज करने वाला हूँ, और भी बहुत सारे टेक्निकल ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिविल से रिलेटेड है, कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत बड़ा एक फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग, तो क्वेश्चन कहाँ से कब आएगा ये नहीं पता है, लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड एंड लास्ट फेज होता है डिस्कशन फेज। अभी तक जितने भी दो फेज आए ना, आपको सिर्फ इंटरव्यूअर को सुनना है और उसके आंसर्स को रिप्लाई करना है। थर्ड फेज में आपको भी डिस्कशन करना है, यानी कि वो कुछ पूछेंगे लेकिन आपको भी अपनी बात रखनी है कि आप कितना सैलरी लेने वाले हो, और अगर स्टार्टिंग वाले हो तो स्टार्टिंग फेज वाले हो, स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, तो आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किस टाइप का काम रहेगा, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, मेरे जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहेंगे मैं किसके अंडर काम करूंगा। एंड देन स्टार्टिंग में हो तो सैलरी की बात मत करना, लेकिन अगर हाँ 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट द डिमांड दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर CTC। तो आपको कितना CTC प्लान कर रहे हो उस हिसाब से आपको वो भी वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये तीन फेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज कंक्रीट। सो कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, ऑब्वियसली वाटर, एंड देन समटाइम इफ इट इज रिक्वायर्ड देन वी ऐड मिक्सचर। सो सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। सीमेंट का काम होता है बॉन्डिंग के लिए, सैंड का काम होता है एग्रीगेट के बीच में जो गैप रह जाता है उसको फिल करने के लिए ताकि कोई वाइट्स ना रहे, और सैंड का काम मैंने बता दिया। एग्रीगेट का काम है बेसिकली स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो इन सब को मिला के कंपोजिट मटेरियल तैयार होता है जिसे हम कंक्रीट बोलते हैं, और ऑब्वियसली ये समय के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टील बार इन कंक्रीट। सेकंड क्वेश्चन है सरिया का हमारे कंक्रीट में क्या काम है। तो बेसिकली कंक्रीट अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए मजबूत होता है, इसी के लिए वो जाना भी जाता है, लेकिन वो वीक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ में, तन्यता में वो वीक होता है। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, स्टील ऐड करते हैं। कंक्रीट ब्रिटाइल मटेरियल है जो जल्दी ब्रेकन आउट होता है, इसीलिए स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम स्टील बार्स का यूज करते हैं। व्हाट इज FCK इन कंक्रीट। सो बेसिकली दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 30 days। ओके, और अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M25। इसके बारे में एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि M20 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन M25 के लिए होता है 4 न्यूटन पर mm² होता है, 4 M25 ग्रेड। ओके, सीमेंट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं ग्रेड की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहा हूँ, PPC में ग्रेड आपका नहीं है। तो ग्रेड 3 है, 33, 43 एंड 53। ओनली 3 ग्रेड यहाँ पर आते हैं, और 33 ऑब्वियसली नॉर्मली बहुत कम यूज़ होता है, 43 जनरली हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, एंड 53 फॉर द रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन और वट एवर डिज़ाइन मिक्स इज कमिंग अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइनर। So what we use, okay sorry, where we use the sulfate resistant cement। तो सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट बेसिकली होता क्या है कि हम कई ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे मैं अभी सेसल कंट्री में और यहाँ पूरा ये समंदर के बीच में आइलैंड है, तो इस आइलैंड पे क्या होता है
कि नीचे जो मरीन वर्क हम करते हैं, जैसे जहाँ पर हमें कोई फाउंडेशन बनानी है या फिर कोई जेटी बनाना है, कोई एयरपोर्ट ऐसा बनाना है, या कोई बिल्डिंग समुद्र किनारे बीच के आसपास बन रही है, तो वहाँ पे सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसको रेसिस्ट करने के लिए हम सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट को यूज़ करते हैं। जनरली ये यूज़ नहीं होता है, जहाँ पे सल्फेट की मात्रा होती है वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट की कास्टिंग करने के लिए उस टाइम टेम्परेचर कितना होना चाहिए अनुमानित। सो एक आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 27 डिग्री बहुत ज़रूरी है, 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर बेसिकली इसको बोलते हैं। ज़्यादा होगा तो उसमें एडमिक्सचर डाला जाता है, और कम होगा तो भी उसमें एडमिक्सचर ऐड होगा। अदरवाइज स्टैंडर्ड अगर 27 to 30 के बीच में है तो नो नीड टू ऐड एनी, जितना भी एडमिक्सचर है कोई ज़रूरत ऐसी ऐड करने की है नहीं उसकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाया ऑफ पीवीसी पाइप वी जनरली यूज फॉर सीवेज सोयल पाइप। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ डब्ल्यूसी, इंडियन बोलो या वेस्टर्न बोलो, जितना भी हमारा टॉयलेट सीट लगती है उसका आउटलेट, यानी कि जो भी वेस्ट उससे बाहर निकलेगा, तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए उस पाइप का। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ये बेसिकली क्वेश्चन है। सो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आउटलेट का साइज क्या है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग साइज फॉलो होता है, लेकिन जनरली हम देखते हैं 100 to 110 mm ऑब्वियसली हमें हर जगह मिल जाता है। तो बेसिकली ये कोई ऐसे स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इतना ही नॉर्मली हर जगह होता है। जिस कंट्री में मैं काम करता हूँ वहाँ पे 110 mm यूज़ होता है, ठीक है ना। सो वेयर वी यूज़ द राफ्ट फाउंडेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक सिविल इंजीनियर के लिए, क्योंकि राफ्ट फाउंडेशन इज़ द टाइप ऑफ फाउंडेशन वे इसको हम मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं। कंप्लीट इसमें स्टील का जाल बिछाया जाता है, फिर कंक्रीट किया जाता है, ठीक है ना। सो व्हेन द सोयल हैज़ लो बेरिंग कैपेसिटी और व्हेन द स्ट्रक्चर्स लोड कवर अ लार्ज एरिया मेकिंग अदर फाउंडेशन टाइप अनस्टेबल। ओके, सो जहाँ पर और फाउंडेशन स्टेबल ना हो वहाँ पे हम राफ्ट फाउंडेशन यूज़ करते हैं, और सोयल की क्वालिटी अच्छी ना हो, लूज़ हो, और बेरिंग कैपेसिटी अच्छी ना हो, धंसने का डर हो, और जहाँ पे लोड ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल कभी कुछ फाउंडेशन कम एरिया पे लोड कवर करती है और कुछ ज़्यादा पे करती है, तो इस तरीके के डिजाइन में हम राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंक्रीट क्यूब मोल्ड। सो कंक्रीट का क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम क्यूब भरते हैं, और क्यूब का साइज क्या होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड है आईएसए स्टैंडर्ड 150 by 150 by 150। दिस इज ऑल्सो अ सेम इन बीएस स्टैंडर्ड। ओके, सो व्हाट इज द क्यूब मोल्ड साइज फॉर सीमेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कंक्रीट का तो हमने सुना है, सीमेंट का तो हमने सुना ही नहीं है। अक्सर ये लोग वो बात करते हैं जो स्टडी कर रहे हैं अभी, उनको सीमेंट के बारे में कई बार हम पढ़ते नहीं है, कई बार पढ़ाया नहीं जाता है। तो सीमेंट का भी क्यूब भरना पड़ता है फ्रेंड्स, और उसका जो क्यूब का जो साइज होना चाहिए वो 100 mm by 100 mm by 100 mm, यानी कि 100 क्यूबिक mm मीटर होता है, क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है ना। सो मैक्सिमम कंक्रीट ग्रेड फॉर पीसीसी M15 होता है, M20 बाई मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया, लेकिन M15 मैक्सिमम ग्रेड है पीसीसी का, इससे ज़्यादा आप पीसीसी नहीं कर सकते हो। और वैसे भी पीसीसी में ऑब्वियसली हमें स्ट्रेंथ तो चाहिए नहीं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एंड देन अगला क्वेश्चन है, मिनिमम ग्रेड फॉर कॉन्क्रीट आरसीसी वर्क। सो M20 ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ आरसीसी कॉन्क्रीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 kg पर क्यूबिक मीटर। और ये डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम बाकी कैलकुलेशन और एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी रेट का, किसी भी सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए, एग्रीगेट सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें एटलीस्ट कंक्रीट का डेंसिटी पता होना चाहिए, राइट। सो 2500 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइट वाला कोई एरिया है और वहाँ हम कंक्रीट करेंगे पूरा, तो वो 2500 किलो उसका वजन होगा। ओके, सो व्हाट इज द स्टील बार फार्मूला। स्टील बार का यूनिट वेट निकालने का फार्मूला है D²/162। कुछ लोग 162 डायरेक्टली बोलते हैं, विच इज़ फाइन, बहुत ज़्यादा वैल्यू में फ़र्क आता नहीं है, लेकिन एक्यूरेट ये रहेगा। और इसका भी एक ड्राइव फार्मूला है, उसको कैसे ड्राइव किया जाता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। What is tie beam? So this is very important question. Is called ground beam or tie beam used to tie column in ground and distribute the load into foundation and the ground surface. So basically ये foundation के ऊपर कभी हम प्लिंथ में दे देते हैं, कभी नीचे डायरेक्टली ग्राउंड में दे देते हैं। इसका काम होता है ऊपर स्लैब से और कॉलम और बीम के थ्रू जो भी ग्राउंड तक लोड आता है उसको वेयर करना और आगे नीचे फाउंडेशन को ट्रांसफ़र करना। और ऑल्सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सिल हाइट इन विंडो। अब देखो कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि सिल क्या होता है, तो सिल मैं उनको बता देता हूँ।
सिल का मतलब होता है कि ग्राउंड लेवल, यानी कि जो फिनिश फ्लोर लेवल है, सॉरी ग्राउंड है, फिनिश फ्लोर लेवल है, वहाँ से कितने हाइट पे मेरा विंडो का बॉटम सरफेस स्टार्ट होगा। तो विंडो, दरवाजा तो हमारा फ्लोर से लगना चालू हो जाता है, विंडो कुछ हाइट के ऊपर लगता है, उसको बोलते हैं सिल हाइट। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रिड स्लैब। सो बहुत सारे लोग इसको अलग नाम से जानते होंगे। ग्रिड स्लैब बेसिकली ग्राउंड फ्लोर, जो हम फ्लोरिंग करते हैं, बहुत सारे ब्रिक फ्लोरिंग करते हैं, बहुत सारे फिर उसके ऊपर ग्रेनाइट लगाते हैं, कोई टाइल लगाते हैं, तो इसी को हम बेसिकली ग्रिड स्लैब बोलते हैं। इसके नीचे जो कंक्रीट होता है ना, उसको हम ग्रिड स्लैब बोलते हैं। फिर हम फिनिशिंग के लिए उसके ऊपर टाइल वाइल ये सब चीज़ें लगाते हैं, ठीक है ना, ग्रेनाइट वगैरह। इसको ग्रिड स्लैब भी बोलते हैं, टेक्निकल नेम इसका ग्रिड स्लैब है। मिनिमम स्टील बार डाया यूज इन कॉलम। सो 12 mm से कम का सरिया कभी भी कॉलम में यूज मत करना। अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हैं तो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो 12 mm से नीचे का सरिया कभी भी एक कॉलम में आप यूज नहीं करेंगे। फिर हम अपने घर के लिए या कोई भी बिल्डिंग में कॉलम डिजाइन करते हैं, तो कॉलम का जो मिनिमम साइज है, वैसे कुछ लोग 250 बाई 250 भी रखते हैं, कुछ लोग 9 इंच बाई 9 इंच यानी कि 230 बाई 230 भी रखते हैं, लेकिन ये वी जनरली नॉट रिकमेंड दिस। कम से कम 1 फीट बाई 1 फीट का कॉलम जरूर होना चाहिए एक अच्छी स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप उसके ऊपर और भी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो जनरली अगर एक मंजिल जा रहे हैं तो फिर 250 बाई 250, 230 बाई 230 इज ओके। डेंसिटी ऑफ कस्टर डस्ट, जो हम सैंड यूज़ करते हैं, कोड सैंड, फाइन सैंड, जो भी सैंड्स आती है, या फिर कस्टर डस्ट, सो उसका डेंसिटी कितना होता है? 1550 टू 1700 होता है जनरली। व्हाट इज़ द एनजीएल, नेचुरल ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड फ्लोर लेवल। सो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल ग्राउंड लेवल हम साइट पे जाते ही जो हमें दिखता है बिना कुछ काम किए हुए, वहाँ पे उसको एनजीएल बोलते हैं। खुदाई कर लेते हैं वो, उसको बॉटम लेवल बोलता है फाउंडेशन का, और उसके ऊपर प्लिंथ बनाने के बाद, टाइल वाइल लगाने के बाद जो पहला ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उसको ग्राउंड फ्लोर लेवल बोलते हैं। इस पर कभी कंफ्यूज नहीं होना। टाइप ऑफ ड्राइंग नीड इन कंस्ट्रक्शन: सर्वे ड्राइंग, आर्किटेक्ट ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, एसी की, और फायर, फर्नीचर, फिनिशिंग ड्राइंग, ये सारी ड्राइंग चाहिए। और उसके अंदर भी फिर अलग सब कैटेगरी आती है, जैसे आर्किटेक्ट ड्राइंग में बहुत सारी कैटेगरी आती है। इसका सेक्शन है, प्लान है, 3D है। स्ट्रक्चर में भी सारी चीज़ें आती है, फाउंडेशन, रूफ, स्लैब, स्टेयरकेस, ये सब आती है। व्हाट इज़ बीओक्यू? बिल ऑफ क्वांटिटी। किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे पहले बिल ऑफ क्वांटिटी ही रेडी होगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर से रेट भरेगा, उसी को बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। फिर वो किसी को टेंडर मिलेगा और उसी बिल ऑफ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग फिर काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पीपीआर फिटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एक फिटिंग होती है दोस्तों, मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ये फिटिंग हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक अच्छी क्वालिटी की पाइपिंग यूज़ करनी होती है घर में, प्लम्बिंग वर्क यानी कि पानी पहुंचाने के लिए, इनलेट के लिए। सो ये हॉट और कोल्ड दोनों में यूज़ होता है, अलग अलग पाइप आता है। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट, ये लंबे समय तक चलता है और आसानी से ख़राब नहीं होता है। ये सॉकेट इसके जॉइंट नहीं होते हैं, बल्कि वेल्डेड जॉइंट में होते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है, आपकी बजटिंग करता है और कैश फ्लो को ट्रैक करता है। इसके बारे में हम डिटेल में एक नया वीडियो बनाएंगे। व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग इन प्लानिंग। सो कौन कौन से वो सॉफ्टवेयर है जो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के यूज़ करते हैं? तो बेसिकली दो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा P6। जिसको ये आते हैं ना, इंडिया में 50-60 हज़ार रुपये सैलरी तो नॉर्मल उसको मिलने वाली है। सो सिविल इंजीनियर को कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो आने ही आने चाहिए, तो मैंने येलो में हाईलाइट किए हुए हैं। और उसके अलावा पावर पॉइंट, रिविट, 3ds मैक्स, गूगल स्केचअप, वीरे, लूमियन, टेक्ला, स्टार्ट प्रो, प्राइमावेरा P6, ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो सिविल इंजीनियर को आने ही चाहिए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चाहिए ही चाहिए, वो मैंने येलो मार्क कर दिए हैं। सो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कैश फ्लो। सो कैश फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है अगर कोई स्पेशली प्लानिंग में जा रहा है। कैश फ्लो क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसका एक अमाउंट होता है, मान लो 10 लाख 20 लाख है, तो उस 10 लाख 20 लाख में कौन सा महीने में कितना काम हुआ और हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है, कितना हम और यूज़ कर सकते हैं। और अगर 10 लाख में से कुछ बचत हुई है तो हम और कितना पैसा ऐड करके या कम करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे बजट की बेसिकली ये ट्रैकिंग करता है।
और पूरे बजट की प्लानिंग करता है कि फ्यूचर में क्या मुझे और फंड लेने की ज़रूरत तो नहीं है बैंक से, या फिर इतने में मेरा पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर जो प्लानिंग इंजीनियर बेसिकली होता है, वो ये बजटिंग एंड कैश फ्लो रिपोर्ट तैयार करता है। लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में एक सिविल इंजीनियर को ही ये सब करना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। वो आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी डालें, और इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।